नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की जिला झज्जर की महिला जिला अध्यक्ष सोमती जाखड़ है। सोमती जी, सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जी धन्यवाद। सोमती जी, लगातार तीसरी बार प्रदेश में आप लोगों की सरकार बनी है। जनता को काफी सारी उम्मीदें हैं, तो सरकार की क्या कुछ प्लानिंग है कि किस तरीके से जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा जाए? देखो, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार चुना है, तो भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार चुनने का उनका यही उद्देश्य था कि उन्होंने 2 कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के देखे और उन कार्यकाल में उन्होंने देखा कि जैसे निष्पक्ष भाव से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के काम किए, जैसे कि बिना पर्ची खर्ची का जो हमारा मुद्दा रहता, हम बताते हैं बिना खर्ची पर्ची के नौकरी लगाई। और माननीय नायब सैनी जी ने, मुख्यमंत्री हरियाणा ने, जैसे ही प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्री की शपथ ली, 25,000 जो लोगों को जो नियुक्तियां दी नौकरी की, उन्होंने अपने भाषण में भी कहा था कि मैं शपथ बाद में लूंगा, पहले जो 25,000 जिन्होंने आवेदन दिए थे उनको पहले अपनी कलम से नौकरी दिलाऊंगा। और उन्होंने अपना कार्य ये किया, शपथ लेते उन्होंने नौकरी दिलवाई। तो लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से आप लोगों को बड़ा मैंडेट मिला है, 48 सीटें आपकी पार्टी ने जीती है, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि ये सब कुछ ईवीएम की मेहरबानी है, जनता की नहीं। देखो, विपक्ष का हमेशा यही मुद्दा रहता है ईवीएम मशीन को लेकर। अभी हमारे महाराष्ट्र में भी हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है और विपक्ष का सिर्फ यही टारगेट रहता है कि भाई ईवीएम में घोटाले हैं। अगर ईवीएम ऐसी होती तो हम झज्जर की हमारी 4 सीटें हम अब की बार वंचित रहते, तो क्या हम झज्जर में अपना एक भी सीट नहीं, अगर हम ऐसे होते तो नहीं सफल करवा पाते। लेकिन ये विपक्ष का और कोई मुद्दा नहीं मिलता, उन्होंने ईवीएम मशीन का उनके पास मुद्दा रहता है। जब सरकार 3 बार योजना में बनती है तो ईवीएम कहां तक सक्सेस होता है? लोगों का निर्णय है और लोगों के निर्णय पर उनको अंकुश नहीं लगाना चाहिए। ये लोगों की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ है। लेकिन मैडम, दूसरी तरफ विपक्ष तो ये कह रहा है कि अब आप लोग जो है ना तानाशाही पे उतर आए हैं। अब आप लोग जिस तरीके से आप लोगों को मैंडेट मिला है, आप तानाशाही जो है वो करने लगे हैं, क्योंकि सीएम साहब 80 करोड़ का हेलीकॉप्टर लेके आए हैं। पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उस पर रोक लगा दी थी और जो भी बच्चा हरियाणा में पैदा होता है तकरीबन 2 लाख से ऊपर का कर्ज उस पर होता है, फिर भी आप इतना महंगा हेलीकॉप्टर लेके आते हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट की रोक के बावजूद उसको दोबारा से पास करा कर लेके आते हैं। तो आप लोग तानाशाही कर रहे हैं प्रदेश में। देखो, अब मुख्यमंत्री ने अगर हेलीकॉप्टर लिया है तो वो सरकार ने उनको भाई जरूरत के मुताबिक लिया है। जब हमारा मुख्यमंत्री, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पहले इस पर रोक लगा दी थी, अब आप लोगों ने फिर से इसको क्लियर कराया है, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी? देखो, आवश्यकता तो होती है मुख्यमंत्री को आने जाने में। जब हरियाणा का क्षेत्र में अगर हमें आना जाना पड़ेगा तो सुविधा के अनुसार हम चीजें लेते हैं। अगर हमें सुविधा होगी तभी हम कहीं जगह पहुंच पाएंगे। कार्यक्रम इतने होते हैं, उनके मद्देनजर देखते हुए मुख्यमंत्री को जरूरत थी और जरूरत के मुताबिक उनको लेना पड़ा। आप लोगों ने तो पूरे हरियाणा प्रदेश को गरीब बना दिया। 70% जो लोग हैं आज के दिन बीपीएल कार्ड की श्रेणी में आ रहे हैं। क्या करेगा हरियाणा? देखो, 70% लोग अगर गरीब की श्रेणी में आ रही हैं तो कहीं ना कहीं ये जरूरी नहीं थे। पहले की गरीबों की आकलन हुआ करता उनकी जाति उसके आधार पर, जैसे जो भी हमारी जो जातियां उनके आधार पर हमें बीपीएल कार्ड की नियुक्ति होती थी। लेकिन जब पहचान पत्र बना है तो उसमें हम सभी जातियों का वो निकाला गया है। जैसे उसमें ये है, जाट भी है, ब्राह्मण भी है। जातियों का नहीं होता कि इसमें तो इनकम का होता है। सुनो, वही तो मैं कह रही हूँ, इनकम के आधार पर तो हमने गरीबी को बीपीएल कार्ड की नियुक्ति की है। जब बीपीएल कार्ड जरूरी नहीं है कि भाई जो स्वर्ण जातियां हैं वो गरीब ना हो, तो उनका आकलन करने के लिए जाति के विशेष पर ध्यान रखेंगे। जाति जाट भी गरीब है, पंडित भी गरीब है, तो गरीब कोई भी हो सकता है। पहले जातियों के नहीं देखा करते, पहले बीपीएल कार्ड उन्हीं को दिया जाता था जो कि भाई निचली जातियां हम मानते हैं। लेकिन स्वर्ण जाति भी तो गरीब हो सकती है, तो उनका आकलन करने पर जब देखा गया तो जो गरीब है, जिनकी बीपीएल की जिनको जरूरत है, तो सरकार ने पहचान पत्र, जब हमारा जो चल रहा है पहचान पत्र आईडी के अकॉर्डिंग, उनको हमने बीपीएल कार्ड का, अगर सरकार दे रही है, सरकार जो उनको योजनाओं का लाभ दे रही तो अच्छी बात है। लेकिन सरकार पहले तो ये कह रही थी कि हम लोग जो गरीब परिवार को मिडिल फैमिली में लेकर आ रहे हैं, अब एकदम से ऐसा क्या होगा कि 70% लोग गरीबी बना दिया आप लोगों ने? तो देखो, अच्छी बात है ना, सरकार जितने फायदे दे रही लेनी चाहिए। जब सरकार कुछ फायदा सरकार देगी, कुछ लोग वे अपने पर्सनल काम करेंगे तो उनका कहीं ना कहीं स्टेटस बढ़ेगा, घटेगा थोड़ी ना। जब सरकार कोई योजना दे रही तो ले लेनी चाहिए, क्या बात है। गरीब और अमीर का तो देखो बहुत बड़ा दायरा होता है। हम सक्षम बनाने में यकीन रखते हैं, कि आत्मनिर्भर बनाने में यकीन रखते हैं, और सरकार जो फायदा दे रही है तो लोगों को ले लेना चाहिए। प्रदेश की जनता पर कैग की रिपोर्ट आई है जिसमें साफ तौर से कहा गया कि 2 लाख से ऊपर हर एक बच्चे पर कर्ज है और सरकार लगातार घोषणा कर रही है कि हम फ्री में ये देंगे, फ्री में वो देंगे, फ्री में ऐसे करेंगे। तो कैसे काम चलेगा, कैसे कर्जा हटेगा ये?
देखो 2 लाख अगर आपकी इकोनॉमिकल आप बता रहे हो कि 2 लाख बच्चों पे कर्ज है 2 लाख बच्चों नहीं है, हर बच्चे पे 2 लाख से ज्यादा कर्ज है। तो कैग की रिपोर्ट, मेरी रिपोर्ट नहीं है, कैग की रिपोर्ट कुछ दिन पहले आई है, सरकारी रिपोर्ट होती है। सरकारी रिपोर्ट होती है 2 लाख अगर बच्चों पे कर्ज है। तो मैं ये आत्मनिर्भर भारत का जो एक हमारा स्किल चला हुआ है कि बच्चों में ऐसी बात है, कई बच्चे इतने टैलेंटेड होते हैं, कोई किसी चीज में माहिर है, कोई किसी चीज में माहिर है, तो नौकरियों की तरफ भागते हैं बच्चे। नौकरियों का एक टारगेट होता है भाई इतनी नौकरियां मिलेंगी। जब आत्मनिर्भर भारत स्किल डेवलपमेंट की जो ये स्कीम चलाई है तो वो उन्हीं के लिए ऐसे लिए चलाई है। भाई अगर आपको किसी चीज में आप टैलेंटेड हो, चाहे किसी भी रोजगार में आप सक्षम हो, तो आप उस पर काम करो। और उसको काम करने के लिए सरकार ने बहुत से उनको लाभान्वित जो योजना है उनको दे रखी है, सब्सिडी दे रखी है, उनको लोन का वो दे रखा है कि आप अपना कार्य शुरू करो। तो 2 लाख उन पे कर्ज कैसे रहेगा जब वो काम करेंगे? अगर काम नहीं करेंगे तो देखो कर्ज तो हर बंदे पे पड़ेगा, आप है चाहे मैं हूं, काम तो सभी को करना चाहिए ना। बिल्कुल। लेकिन मैडम एक दूसरी बात है, सरकार ने नारा दिया है बिना पर्ची खर्ची की हम नौकरियां दे रहे हैं, और अच्छी बात है कि बिना पर्ची खर्ची की नौकरियां मिले। लेकिन विपक्ष इस बात को उठा रहा है कि आप लोग पैसे देकर नौकरियां बांट रहे हैं। देखो विपक्ष के तो मुद्दे यही होते हैं कि वो कोई ऐसी बात कहे जिससे कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्टिव हो। अगर पैसों से नौकरियां बंटती तो मैंने ऐसे ऐसे घरों में ऐसी ऐसी बातें सुनी हैं कि जिनके माँ बाप के आंखों में आंसू आ गए क्योंकि वे पैसे देने में सक्षम नहीं थे और उनका किसी भी राजनीति क्षेत्र में कोई उनकी पहचान नहीं थी। लेकिन जब उनके घर में जब दीवा जलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया तो वह उनके घर के उनके अभिभावक ऐसे भावुक हो गए, तो उनकी आंखों से आंसू निकले क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई मेरा तो कोई राजनीति में कोई दबदबा नहीं, ना मेरे पास पैसे। जब ऐसे ऐसे घरों में बच्चे लग रहे हैं तो विपक्ष को भी देखना चाहिए कि भाई ये इन्होंने जो ये हम पे कह रहे ना कि विपक्ष कहता है पैसे देकर, उन्होंने इस चीज को समझना चाहिए कि गरीब की कहते ना कभी दुआ खाली नहीं जाती और बद दुआ भी कभी खाली नहीं जाती। तो गरीब के लिए जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है ना, ये विपक्ष को भी इस पे देखना चाहिए। सरकार मतलब बिना पर्ची खर्ची नौकरी दे रही है, बिल्कुल बिना खर्ची पर। मतलब अगर सरकार बिना पर्ची खर्ची के नौकरी दे रही है तो HPSC के जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं उसके ऑफिस पे 90 लाख रुपए टोटल मिला के 3 करोड़ की संपत्ति जो सरकार ने पकड़ी है 2021 में, तो उसके पास इतना पैसा कहां से आया? बिल्कुल आप मुझे बताइए। आप सही कह रहे हो, बताओ पकड़ी किसने है? आप जो भी बात बता रहे हो इतनी गहनता की बता रहे हो कि वहां पे HPSC के पास इतने करोड़ रुपए पड़े, वो पकड़ी किसने है? भ्रष्टाचार पे अंकुश किसने लगाया है? सरकार होती हुई भी पकड़ी है। देखो एक बात सुनो, गड़बड़ हर जगह होती है लेकिन उसको पकड़ने का काम भी तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसको एक्सपोज करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। अगर उनके साथ 60 गांठ होती तो वो अपनी बात को दबा देती। इस बात को आप भी सोचो ना, तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर घर में मेरा कोई बच्चा गलत काम कर रहा है मुझे पता है, अगर मैं उसको एक्सपोज कर रही हूं तो मैं ठीक हूं ना, पार्टी ठीक है ना, भारतीय जनता पार्टी ने उसको एक्सपोज कर दिया। तो वो यही है कि भ्रष्टाचार रोकने का यही है कि हम अपने आदमियों को जो ऐसा गलत काम करते हैं उनको बढ़ावा नहीं देते। चलिए मैडम, एक मुद्दा इंद्र खूब छाया हुआ है कि अब तक विपक्ष का नेता नहीं बना है, नेता प्रतिपक्ष नहीं बना है, तो क्या कहेंगे? देखो उनकी पार्टी का उनको डिसीजन लेने में, डिसीजन मेकर उनके पास स्ट्रांग नहीं है। अगर वो डिसीजन मेकर स्ट्रांग होते तो शायद आज उनकी सत्ता होती। अब उनके घर में कलह रहती है, क्या पता किसको बनाना चाह रहे हैं वो प्रतिपक्ष का नेता, वो किसको देखना चाह रहे हैं, वो तो वही बताएंगे इस बारे में। तो लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस पार्टी में आज भी क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा लग रहा है आप लोगों को कि इस वजह से आप लोग जो इस एरिया की सीटें हैं वो हार गए हैं? दबदबा तो नहीं है जी, बिल्कुल भी। अगर दबदबा होता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तो ऐसी बात नहीं है कि हमारे झज्जर विधानसभा से कप्तान बिरदाना जी ने पिछली बार 33,000 की जो हमारे पूर्व प्रत्याशी थे डॉक्टर राकेश जी, उन्होंने 33,000 की हमारी वोट ली थी। अब की बार कप्तान बिरदाना जी ने 53,000 की वोट ली है, यानी कि हमारा वोट बैंक बड़ा है। दबदबा होता तो शायद नहीं बढ़ पाता। दूसरी बात, दूसरी विधानसभाओं को देखते हुए कि एक उन्होंने वो चला रखा था कि भाई अब की बार कांग्रेस सरकार आ रही है, तो जो लोगों की भावना हो ये होगी कि वो पर्सनली काम किसकी पार्टी में होते, सभी को पता कांग्रेस पार्टी में। जो वे सफेद कुर्ते पजामे पहने, जो न्यू कह हमारी जेब में से, उनकी ये भावना हमने सुनाई दी चुनाव के टाइम। उन्होंने कहा कि सरकार आ जाने दो, फलाने ने तो हम इंस्पेक्टर लगा देंगे और उसने हम थानेदार लगा देंगे, उसने हमने करा देंगे, ऐसी बातें सुनने को भी आई। लेकिन कहते हैं ना, थोड़ा सा इंसान को जब एक ही बात कहते तो लोग भावना में भी बह गए, कुछ बेकाई में भी आ गए ना। तो ऐसी कोई दबदबे वाली बात नहीं है जी। किसका सबसे अधिक फायदा मिला पार्टी को जो इतनी अधिक सीटें मिली हैं?
किसको पार्टी में किस आपकी पार्टी बीजेपी पार्टी को 48 सीटें मिली हैं, तो किसका योगदान आप सबसे अधिक मान रहे हैं कि इसकी वजह से पार्टी में इतना पार्टी जो है तीसरी बार सरकार बना पाई है? देखो पार्टी तीसरी बार सरकार बनाई है क्रेडिट तो किसको जाता है? क्रेडिट तो देखो सभी हमारे श्रेष्ठ जो नेता है सभी को जाता है। तो इसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी जाता है, जो उनको सेंटर की जो स्कीम लेके आते हैं। दूसरी बात, जो हमारे मनोहर लाल खट्टर जी जो हमारे पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी थे, उनकी भी कहीं ना कहीं हमारे हरियाणा के जो काम की जो उनकी श्रेणी थी, जो उन्होंने काम का जो लक्ष्य रखा, जो निष्पक्ष भाव से जो काम किए, ऐसे मैं माननीय मुख्यमंत्री खट्टर जी का भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना सरकार बनने के जो भी उनका जो पर्सनल उनकी जो वो थी, जो उनकी इनकम थी या पर्सनल उनका जो भी था, उन्होंने अपना सारा सरकार में दे दिया। तो ऐसे मुख्यमंत्री के लिए तो हम बहुत बहुत उनका धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये तो नहीं भाई उनकी जो संपत्ति है सारी उन्होंने सरकार में दे दी, और जो बिना खर्ची पर्ची की जो उन्होंने स्कीमें चलाई, जो सभी के डिजिटल कराया, सभी जिसकी भी जिस चीज को जरूरत होती है, जैसे कि आप बताओ आयुष्मान कार्ड है, चाहे किसी का बीपीएल कार्ड है, सीधा डिजिटल तरीके से सभी के फोन में मैसेज आ जाता है। ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर वे आए। और दूसरी बात, तीसरी बार जब हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जब हमारे आए और उनकी बातों से लोग प्रभावित हुए, और उन्होंने जो जो अपनी बातें संकल्प पत्र में डाली, वो बहुत ही सोचने और विचार करने वाली बातें थी कि भारत को जब अगर हम भारत को 2047 में विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे हरियाणा का भी योगदान रहना चाहिए। हम भारत को विश्व गुरु बनाना है कि हमारी पहल है, तो उसमें हमारे हरियाणा का भी नंबर आना चाहिए। तो हमारे जो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के जो विचार थे, उनसे भी लोग प्रभावित हुए हैं, और इस सरकार में तीसरी बार बनाने के लिए जो लोगों ने उनका इसमें योगदान दिया, तो ये हमारे तीनों जो हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व का जो काम करने का तरीका है, इसी पे उन लोगों ने तीसरी बार सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा आ रहे हैं जी, तो क्या उम्मीद लगाए हरियाणा, क्या क्या सौगात मिलेगी? देखो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हरियाणा के साथ बहुत लगाव है। जब आपको पता चलेगा 2015 में जब हमारी पहली बार हरियाणा जब सरकार बनी, तो पानीपत में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का एक हमारा नारा दिया। और वो नारा देने के बाद जब मुख्यमंत्री हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री हमारे जो खट्टर साहब थे, तो उनकी अध्यक्षता में ये जो प्रोग्राम हुआ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, जो लिंग अनुपात जो हरियाणा का था, वो कहीं ना कहीं 6.5 का 10 का रेशियो था, जो अब 9.37 का रेशियो आ चुका है। ये हमारे हरियाणा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखो बेटियां तो कोई नहीं चाहता था उस टाइम पे, तो ये नारा दिया कि बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। अगर सभी चाहते कि मेरा लड़कों की ऐसी तादाद होगी, लड़कों की शादी होने में बहुत बड़ी एक विविधता हो गई, तो हम ये देखते रहे कि भाई सभी चाह रहे कि लड़के की हमारी शादी और बेटी हमें चाहती नहीं। तो देखो ये कहीं ना कहीं ये वोट बैंक की राजनीति तो नहीं होगी कि इससे कहीं वोट आएगी, लेकिन समाज में जब ऐसे काम हमारे जो समाज के जो लोग करते हैं, जब उनमें हमने सहयोग दिया इस चीज का, तो ये छोटी बात नहीं है कि आज मुझे अब कई शादियां होती है, कहीं ये सुनाई नहीं देता कि हम बाहर से लेके आए हैं, हमारे बच्चों की शादियां यही होने लग रही है। तो 15 साल का कार्यकाल छोटा थोड़ी है, जब बच्चा जो कोई लड़की पैदा हुई होगी तो शादी के योग्य भी होगी। तो जो ये नारा दिया, पर बहुत बढ़िया एक सामाजिक काम किया हमारे मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने, ये बहुत बड़ी उपलब्धि कायम की है और उसमें हमें सफलता मिली है। तो पानीपत में जो हमारी एक 9 दिसंबर को हमारी एक योजना लॉन्च हो रही है कि बीमा सखी योजना, उसमें 1 लाख महिलाओं को उसमें लाभ मिलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जैसे पानीपत में ये आगाज किया था, तो ये भारत के लिए यही पानीपत में दशहरा ग्राउंड से इस चीज का आगाज करने जा रहे हैं कि बीमा सखी योजना का एक लॉन्च होगा, जो महिलाओं के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और महिलाओं के लिए आपको पता होगा कि नरेंद्र भाई मोदी जी कितना काम कर रहे हैं, इसमें किसी चीज की अतिशयोक्ति नहीं है। एक मैडम, कानून व्यवस्था को लेकर आपकी सरकार पर बार बार आरोप लगते रहे हैं कि कहीं पर लूटपाट है, कहीं पर मर्डर है, कहीं पर फिरौती मांगी जा रही है। आप लोग लॉ एंड ऑर्डर पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? देखो ऐसा कुछ नहीं है कि लॉ इन ऑर्डर पे हम है ना अंकुश नहीं लगा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भी सरकार नहीं लगाती। देखो कभी ये क्राइम कभी खत्म तो कभी नहीं होने, क्राइम तो चलते रहते हैं, कभी किसी का मर्डर होना, कभी किसी का कुछ होना, लेकिन पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा है। अब झज्जर में देखो ना, झज्जर में कमिश्नरी क्यों लगाई? अपराध पर अंकुश लगाने के लिए लगाई होगी ना, तो क्या जरूरत थी? कई दिन पहले झज्जर में मर्डर हुआ है। देखो वही तो मैं कह रही हूँ, क्राइम तो होंगे, लेकिन उस अंकुश लगाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी अपराध तो होते रहते हैं। लोगों की मानसिकता ऐसी हो रही है, तो उसमें थोड़ा देखो टाइम तो सरकार अपना बेस्ट देती है हमेशा,
लेकिन कभी कोई ना कोई कांड होता है तो उसमें जांच भी होती है, तो अपराध लगाने के लिए तो हमने कमिश्नरी का झज्जर में ये प्लान किया है। चलिए मैडम, एक आपसे एक अंतिम सवाल करना चाहूंगा कि मैंने सुना कि आपके परिवार में कोई राजनीति से संबंधित नहीं है, तो आपकी रुचि कैसे बढ़ी कि मैं राजनीति में जाऊं? क्या कुछ कारण रहे देखो, इसके? मेरे परिवार में कोई भी राजनीति में नहीं है और मैं भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी इन महिलाओं के जो सम्मान में जो कार्य करती है, मैं पार्टी में इसी सम्मान को देखते हुए जुड़ी थी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स का एक नाम ऐसा है कि महिलाओं को कहते हैं कि पॉलिटिक्स से ठीक नहीं है, ये नहीं है, लेकिन जब हम किसी चीज में जाते हैं और उसको देखते हैं ना, तभी हमें पता चलता है कि भाई क्या कहते हैं ना, किसी चीज में घुसते हैं तभी पता चलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो महिलाओं के सम्मान में कहीं कमी नहीं छोड़ती और उनको आगे भी बढ़ाती है। अभी आप देखना, पहले पंचायत में चौपाड़ों में महिला कभी जाती नहीं थी। एक ऐसा होता महिला चौपाड़ में चढ़ गई तो बेरन की हो गया। आज महिलाएं चौपाड़ में भी जाती हैं और अपनी बातें भी रखती हैं। महिला थाने खोल दिए, जो महिला अपनी बात पुरुष समाज के आगे नहीं रख पाती थी, तो महिला थाने खोलने का यही था कि महिला अपनी बातों को रखे। कहीं वो घुटन महसूस करती थी कि आदमी के सामने नहीं बता पाती थी, और अपना महिला थाने खोलने के बाद वो अपनी बातें एक्सप्लेन करती हैं, अच्छी तरह बताती हैं, उनका फैसले भी उनके हक में आते हैं। तो महिला चौपाड़ों में भी जाती हैं। और अभी हमने चुनाव में भी एक बात रखी थी कि अब की बार महिला चौपालें भी बनाई जाएंगी, तो महिला चौधरी हो गई हैं। और जो महिलाओं को जो सम्मान दे दिया 33% का, चाहे लोकसभा में लगा लो चाहे विधानसभा में लगाओ, और 50% पंचायत में देकर, ये महिलाओं के सम्मान के लिए है। महिला भी किसी की बेटी है, बहू है, बहनें हैं, वो सम्मान सभी का है, मेरा भी है, आपका भी है। तो चलिए दोस्तों, तो सुना आपने सोमती जाखड़ को, जिनको साफ तौर से यही कहना है कि सरकार जो तीसरी बार बनी है और सरकार जो है जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। सरकार ने जो भी वादे किए हैं उन वादों को पूरा करेगी और जो भी जनता के हित में काम होंगे उन तमाम कामों पर सरकार मोहर लगाएगी। तो हमसे बातचीत करने के लिए सोमती जाखड़ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।